तो गिनीज साहू हैं, ये रुंगटा से 2020 में इन्होंने इंजीनियरिंग की है। 21 में हमारे टच में आए तैयारी के लिए, और एक कोइंसिडेंस ये था कि मैं और मैडम दोनों महासमुंद ज़िले के हैं और मैं बागबाहरा का हूँ प्रॉपर, तो गिनीज भी बागबाहरा का है। तो इसके प्रति जब मेरे को ये पता चला कि ये बागबाहरा का है, मेरे कस्बे का है, तो एक जिम्मेदारी का एहसास थोड़ा सा ज़्यादा होता था। तो इसको हमेशा मैं टोकता था कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं दूसरों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे गांव का लड़का, उसका मैं सिलेक्शन नहीं करवा पाया। ठीक 21 की तैयारी जब शुरू की इन्होंने, तो उस तैयारी के बीच में कोविड का वो खतरनाक वाला लहर आ गया था। 1 महीना क्लास चली, एक सब्जेक्ट मॉस हुआ था, नहीं सर, स्टील और सर्वे हुआ था, और क्लास बंद हो गई। क्लास ऐसे बंद हुई कि 2021 के फरवरी नहीं, मार्च में शायद क्लास बंद हुई, और सितंबर तक क्लास बंद रही, ऑफलाइन क्लास बंद रही। 15 सितंबर को फिर ऑफलाइन क्लास शुरू होती है 2021 में, वहाँ से वो बैच फिर से चालू होता है। इस बीच में इसकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और 22 में ये पहला एग्ज़ाम देते हैं WRD का, जो कि एक मास रिक्रूटमेंट था WRD का 400 पोस्ट का। उसमें कुछ नंबर से चूक जाते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो भी था। तो उस समय की गलती का एहसास या क्या वो कारण था, और उसके बाद 22 से लेकर के लगातार 25 तक के बने रहते हैं। CAC भी इस बीच में एक ही बार पोस्ट निकाला था सिविल वालों के लिए, 24 पोस्ट का। SSC बहुत क्लोज जा कर के रह गया। ठीक, इनका सिलेक्शन मतलब जो है इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, तो थोड़े से SSC चूक गए। कुल मिलाकर के हर जगह पे, हर पायदान पे रिजेक्शन को देखते हुए फाइनली आज ये स्थिति है कि PHE में इनका रैंक 8th आया। पूरे छत्तीसगढ़ में 8वां पोजीशन हासिल करना मजाक नहीं होता। आप अपने आप की स्थिति में उस सफलता को इमेजिन करके देखिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। दूसरा कि अभी 2 रिज़ल्ट आने और बाकी हैं, PWD का और WRD का, और जितना इसका नंबर आ रहा है उस नंबर के हिसाब से मैं श्योर हूँ कि टॉप 10 में फिर से जगह बनाएगा दोनों एग्ज़ाम में, PWD में और WRD में। तो ये बच्चे हैं, इसमें 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक जो तैयारी करते करते रह गए, किसी न किसी, कोई 55 नंबर में अटका है, कोई 60 नंबर में अटका है, और कुछ बिगिनर्स हैं, 40-45% बिगिनर हैं, 50-55% पुराने बच्चे हैं। सब के हिसाब से अपने जो भी अनुभव है उसको आपको शेयर करना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गिनीज साहू है। मैं लगभग 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ का। तैयारी करते करते जब ऐसा फेज़ आता है ना कि आपके लाइफ में आप बहुत बुरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, 4 एग्ज़ाम में फेल होते हो, तो आपको एक टाइम पे ये लगता है कि आप नहीं कर पाओगे। यही नहीं कर पाने का जो तरीका है, तरीका नहीं बोलना चाहिए, मेरे को जज्बा है, मैं 2-4 वर्ड भूल जाऊँगा, मैं उस चीज़ को मत ध्यान देना। ध्यान इस चीज़ को देना कि मेरे बोलने से आपको क्या चीज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 2020 में मैं पास आउट हुआ, 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद CGPC में जाना, सिविल इंजीनियर के बारे में नॉलेज नहीं था मेरे को, क्या यही होता है, क्या JEE होता है, कुछ नहीं पता था मेरे को। ये सब चीज़ होते होते मेरे को एक दिन पता चला कि JEE का एग्ज़ाम होता है, और सिविल में भी अच्छा खासा करियर बनाया जा सकता है। 2018 में 2 से 3 वैकेंसीज आई थी। PWD था, नगर निगम था, और एक और था। तो ये 3 एग्ज़ाम देखा मैं, मेरे को लगा कि 100 पोस्ट आ रहा है सिविल का, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा किया जा सकता है। तो उसके बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से 12th बोर्ड में मेरे अच्छे नंबर है, 10th बोर्ड में अच्छे नंबर है, पढ़ने में ठीक ठाक था मैं, और उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से ना मैं पढ़ाई करना चालू किया। 2021 में यहाँ आया, 2 महीने के गैप में मेरे को कोरोना हो गया। मैं अपने दोस्त लोग को मजाक में बोलता था, मैं लगभग 10 से 11 दिन वेंटिलेटर में था मैं। मतलब ऐसा कंडीशन था मेरा कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पाता था, इतना खांसी, इतना ज़्यादा, मतलब फेफड़ा मेरा ख़राब हो चुका था कि मैं दोस्तों को ये बोलता था कि भाई एक सीट तुम्हारा है, अब मेरे बस का बात नहीं है ये सब चीज़। तो इसके बाद फिर रिकवर हुए, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था उस टाइम, सॉइल मैकेनिक्स, मॉस हो गया और इरिगेशन, ये 3 चीज़ें ऑनलाइन पढ़ा मैं। उसके बाद आता है एक 13 सितंबर का डेट है जिसमें RCC चालू हुआ। RCC चालू होने के बाद उस टाइम पे रेगुलर क्लासेस चालू हुई। 69 नंबर वहाँ पे जाके बैठता था मैं, 69 नंबर का सीट था मेरा। उस सीट पे बैठा मैं, पहला टेस्ट दिया RCC का टेस्ट दिया था, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसमें मेरा 3rd रैंक था। उस दिन मेरे को लगा कि अब कुछ भी चाहूँ तो ना चाहूँ तो रैंक बना सकता हूँ मैं। हर बार जितनी बार मैं टेस्ट दिया, टेस्ट में प्रॉपर तरीके से नंबर आए मेरे। मैं पढ़ के जाता था, एक टाइम पे ऐसा कंडीशन हो गया था, मैं पढ़ के जा रहा हूँ तो टेस्ट में नंबर आ रहा है, मैं बिना पढ़े जा रहा हूँ तो टेस्ट में नंबर आ रहा है। अभी ये PGD के केस के टाइम में लगभग मेरा 27 दिन बर्बाद हुआ है। फरवरी लास्ट में हम लोगों को पता चला कि हम लोग एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद से सर, मैं, राकेश सिन्हा मेरा एक दोस्त है, हम लोग तीनों इस तरीके से जूझे थे कि उस केस को फाइलिंग करते तक, जब तक मैं फाइनल हैंडओवर नहीं कर दिया किसको,
एडवोकेट को, लॉयर को, तब तक मेरे पास 27 से 30 दिन का टाइम ऐसा था जब मैं नहीं पढ़ पाया था। उसके बाद मेरे पास गिन के 32 दिन बचा था। मेरे पास मैसेज भी है सर का, अभी भी सिर्फ तेरे पास 32 दिन है, अब सब चीज़ को छोड़ के तू पढ़ाई कर। 27 से 30 दिन मेरा कंप्लीटली बर्बाद हुआ था। जब लोग पढ़ रहे थे उस डेट में 27 से 30 दिन में सर और मैं, राकेश सिन्हा, इतना ज़्यादा मेंटली हम लोग स्ट्रेस थे कि ना तो पढ़ाई हो रहा था और सिलेबस ऐसा आ गया था PhD का कि बहुत ही अटपटा। राकेश और मैं शाम को जिस दिन सिलेबस आया उसी दिन मैम के पास गए थे, मैम एक बार सिलेबस को एक्सप्लेन कर दो क्या तरीके से, किस तरीके से अप्रोच करना है करके। 30-32 दिन पढ़ाई किया। जिस दिन मैं PhD का एग्ज़ाम दिया उस दिन भी मेरे को ये लगा कि इतने पेपर का पैटर्न देख के ऐसा पेपर आ गया था कि लोग हक्के बक्के रह गए थे। ऐसा पेपर एक्सपेक्टेड नहीं था एक जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए, क्योंकि वो लगभग IAS लेवल का एग्ज़ाम पूछा गया था इसमें। तो ये सब चीज़ का सार ये है कि अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग है, आप मेहनत किए हो, आप 2 बार 3 बार 4 बार फेल हुए हो, तो कभी ना कभी आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगा। ये नहीं सोचना है कि 2 नंबर से चूक रहा हूँ, 4 नंबर से चूक रहा हूँ। एक कांस्टेंट मोमेंटम ना हमेशा फॉलो करके रखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी जो है हमेशा बना के चलना पड़ेगा। आपको दिन में भले 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे से नीचे नहीं पढ़ना है। भले 4 घंटे पढ़ो लेकिन रोज पढ़ना है। हफ्ते में संडे को 2 घंटा आप शाम को छुट्टी ले लो या उसके बाद और कुछ घूम लो, लेकिन 4 घंटा पढ़ने के बाद अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ और करो, वो चलेगा। कुछ और करने के साथ साथ पढ़ाई करते हैं वो नहीं चलेगा। मैं ऐसा था कि मेरा ही दोस्त है, मेरे साथ रूममेट है वो, अब PhD की बात बताता हूँ, PWD और WRD की बात बताता हूँ मैं। वो उस 2 महीने के फेज़ में वो एक सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट लगभग 1 से 1.5 बार पढ़ाई किया। और मैं उसी 2 महीने में कम से कम मैं पूरा का पूरा सिलेबस PWD और WRD का कम से कम 5 बार रिपीट किया हूँ मैं, दोनों सब्जेक्ट को मिला के। जब आप रेगुलर पढ़ते जाते हो तो हमेशा ये देखना चीज़ें आसान होती जाएंगी। एक तरीका बताता हूँ, पहला नोट्स में बोलता हूँ मैं, उसके बाद MCQ PYQs कैसे लगाते हैं इस बारे में बात करता हूँ। जब भी नोट्स बनाओ कम से कम 15 से 20 दिन लगता है एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने में, 15 से 20 दिन लगता है। अगर एक दिन में मैडम 5 पेज पढ़ा रही है, दूसरे दिन भी 5 पेज, ऐसा कॉन्स्टेंट लेके चलें, तो जब पहला दिन 5 पेज पढ़ा रही है मैडम, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जो मैडम आज पढ़ाई है वो चीज़ आपको जाके याद रखना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा वो दिन। दूसरे दिन फिर 5 पेज पढ़ाई मैडम, उसके बाद आपका कितना पेज हो गया, टोटल 10 पेज हो गया। तो जब दूसरे दिन पढ़ोगे आप, तो दूसरे दिन का नोट्स को नहीं पढ़ना है आपको, हमेशा पहले डेट से, पहले दिन से, पहले पेज से जहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, उसको पढ़ते जाना। अब 10वें दिन जाओगे आपके पास लगभग 50 पेज रहेगा। 50 पेज रहेगा तो आप अगर पहले दिन का नोट्स को पढ़ोगे 10वें दिन, तो आप लगभग 8 से 9 बार पढ़ोगे। तो उसी तरीके से जब आप फाइनल करोगे, ख़त्म करोगे इस पूरे सब्जेक्ट को, तो आपको कम से कम 50 to 60% चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको उससे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स करने के बाद नोट्स आपका ना ज्वेलरी होना चाहिए, इतना साफ सुथरा नोट्स होना चाहिए, और आपका नोट्स सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, किसी और को देने के लिए नोट्स नहीं बनाते हो आप। तो नोट्स को इतना साफ सुथरा रखो कि नोट्स कचरा नहीं करने का होता। कचरा करने का होता है आपका PYQs के बाद आपका जो जितना भी बुक है, जैसे SSC JEE हो गया, फिर गुप्ता हो गया, इसको कचरा कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन में उसका एक ऑप्शन सही नहीं होता, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन होने के बाद 3 ऑप्शन तो क्यों नहीं है इसको जानना पड़ेगा, और एक वो ऑप्शन वो सही क्यों है इसको जानना पड़ेगा। सिर्फ सही क्यों है इस पर जानने से मतलब कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता। कंसेप्ट बिल्ड होता है वो 3 ऑप्शन क्यों नहीं है और 3 ऑप्शन किस चीज़ का है। लेबोरियस मेहनत करोगे पहली बार में, जब आप बिगिनर लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जब आप पहली बार यहाँ आके पढ़ रहे हो और आपको कंटिन्यू पढ़ना है, तो एक बार मेहनत करना पहले बार में। 3-4 बुक के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले मैडम का वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 और गुप्ता, ये 3-4 जो जितने सारे बुक है ना, ये सार है सिविल इंजीनियरिंग का। इससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट को लगाओ, किसी भी बुक से लगाओ, किसी भी PYQ लगाओ, अगर आपको नोट्स में वो चीज़ नहीं मिलता है तो वो नोट डाउन आपका नोट्स में होना चाहिए। मल्टीपल रिपीटेशन में रखना किसी भी चीज़ को। मल्टीपल रिपीटेशन बोलने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप ये बोलोगे अभी तो ये बुक में है और बुक में है, तो फिर मेरे को जब मैं बुक पलटाऊंगा तब मेरे को रिवाइज हो जाएगा। आप सबसे ज़्यादा अपना जो रिवीजन में रखते हो वो अपना नोट्स रखते हो, किसी और चीज़ को नहीं रखते। हमेशा याद रखना नोट्स में जितनी सारी चीज़ें लिख सको, जितना एडअप कर सको। मैडम यहाँ पढ़ा रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है मैम, यहाँ ये मक्का और मदीना सिविल इंजीनियरिंग, चल रियलिटी है ना, मैं इसी बात की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बोला सर मैं, हाँ, नोट्स इतने अच्छे से रखना, हमेशा नीट एंड क्लीन रखना। किसी भी एक चैप्टर के बाद, कोई भी एक सब्जेक्ट है, किसी भी एक चैप्टर के बाद 2 पत्ता छोड़ना। 2 पत्ता मतलब 4 पेज होता है। इस चीज़ को मैं भी रट के आया हूँ, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ 2 पत्ता और 4 पेज क्या होता है करके। 2 पत्ता छोड़ना, एक पेज ये, एक पेज ये, ऐसा करके 2 पत्ता छोड़ना हमेशा। जितना नया पॉइंट मिले, मैम आपको 75, 80, 85% कंटेंट दे सकती है। इससे ज़्यादा कंटेंट दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसके बाद का मेहनत आप सभी को करना पड़ेगा।
जितना मैम परोस सकती है वो सब आपके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। उससे आप कितना आउटपुट निकालते हो ये आपके ऊपर है। तो जितना सारा आप एक्स्ट्रा कंटेंट आपके फ़ोन नोट्स में लिखते जाओगे, या फिर जैसा भी फ़ोन से देख रहे हो, बुक से देख रहे हो, या बहुत सारा ऑनलाइन भी आ गया है, वो प्रैक्टिस करते जाओगे। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नया है तो उसको डायरेक्ट नोट्स में लिख लेना। ये मत समझना कि इसको कल की डेट में मैं रिपीट कर लूँगा। आप नोट्स जितना बार रिवाइज करोगे ना, उतना बार आप खराते जाओगे, उतना सफाई आता जाएगा। टेस्ट सीरीज के बारे में बात करता हूँ मैं। टेस्ट सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं बहुत अच्छे दोस्तों को जानता हूँ, उन लोग ये बोले मेरे को, मैं बोला उन लोग को, अच्छे खासे पढ़ने वाले लोग हैं और टॉप 100 में हैं उन लोग। बॉयज़ हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए उन लोग का सिलेक्शन, थोड़ा पीछे रहेगा, 2-4 नंबर कम पड़ गया उन लोग का। उनको बोला मैं, आप लोग आओ और कम से कम सर से मेरा अच्छा टर्म्स है जैसा भी है, तो मैं बोला आप लोग आओ, सर से मैं बात कर दूंगा। आधे बीच में भी आ रहे हो तो भी आप लोग का टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। इसका दिक्कत नहीं है कि सर आप लोग आधे बीच में आ रहे हो तो आप लोग का टेस्ट सीरीज चालू नहीं हो सकता। आपका नियत होना चाहिए टेस्ट सीरीज देने का, आपका नियत होना चाहिए एग्जाम देने का, आपका नियत होना चाहिए पढ़ाई करने का। उसके बाद आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा। अनडाउटेडली सर और मैम के साथ था मैं, लगभग 4.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो कभी ये नहीं लगा मेरे को कि सर मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, या हमेशा मतलब टोचन देते ही रहते थे मेरे को पीछे से। सर हमेशा बोले मेरे को तू कर आराम से कर, बहुत टाइम है और बहुत इतना सफाई से करना कि हो ही जाएगा एक टाइम के बाद, कोई कमी ना छूट जाए। टेस्ट सीरीज जब नोट्स पढ़ते हो या क्वेश्चन लगाते हो तो ये चीज़ आपको क्या सिखाता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन टेस्ट देते हो आप, तो टेस्ट देते हो तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, टेस्ट हमेशा यही सिखाएगा कि आपको क्या गलती नहीं करना है। आप टेस्ट नहीं देते हो, आपका गलती जो है, मिस्टेक जो है, एलिमिनेट नहीं हो सकता। आज भी मैं WRD और PHEG और PWD की बात बता रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैं गलत करके आया हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें गलत करके आया हूँ। गलती होता है, नहीं होता वाला बात नहीं है, हम लोग इंसान है, रोबोट नहीं है। गलती होगा, किसी से ज़्यादा गलती होता है, 15 से 20 क्वेश्चन का गलती होता है, किसी से कम गलती होता है। तो गलती को 15 से 20 क्वेश्चन से जो गलत होता है उसको कम करते 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 4 से 5 क्वेश्चन तक, 2 से 3 क्वेश्चन तक लाने का तरीका ही प्रिपरेशन कहलाता है। और आपको कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे क्लास में एडमिशन लेने के बाद क्लास रेगुलर आना कितना जरूरी है ये बताना, क्योंकि बिना क्लास के आप लोग ये सोचोगे कि मैं घर में बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ, नहीं होता पढ़ाई। कम से कम एक बार क्लास करो, कम से कम। अगर आपको और कंसेप्ट क्लियर करना है, आप मल्टीपल डेज में क्लास हो। ये मानसी बैठी है रैंक 1, ये अभी भी क्लास आ रही है, देख लो। हमेशा क्लास आना है। अगर आपको, आप फीस दिए हो, आपका ड्यूरेशन चल रहा है, फीस देने के बाद तो खत्म हो गया आपका। सर का नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सर बोलते हैं ना आप लोगों को क्लास आओ क्लास आओ क्लास आओ करके। हमेशा यही याद रखना, बिना क्लास किए या बिना क्लास में बैठे आप सक्सेस नहीं ले सकते। कुछ भी करो, क्लास आओ, सुबह उठ के आओ, शाम को आओ, क्लास आना ही पड़ेगा आपको। नॉन टेक्निकल कितना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन? अब ऐसा हो गया पैटर्न कि ना, अब नॉन टेक्निकल के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। बिना नॉन टेक के एक भी एग्जाम नहीं निकलने वाला, कभी नहीं निकलेगा, नहीं से निकल सकता बिना नॉन टेक के। जितना बार आप उस चीज़ को रिपीटेशन में रखोगे, नॉन टेक को जितना भी उसका सिलेबस आता है उस टाइम पे तैयारी करूंगा बोलोगे तो हो भी जाता, नहीं होता वाला बात नहीं है। लेकिन वो चीज़ आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्ट बिना नेट प्रैक्टिस किए आप सेंचुरी मार सकते हो क्या? नहीं मार सकते ना। विराट कोहली भी जाएगा, नेट प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद ही सेंचुरी मार रहा है। तो ज़रूरी है ये सब चीज़ें, क्लास करना। और मैं 1 मिनट में टॉपिक्स लेके आया हूँ, मैं इसके बारे में बोलना है मेरे को। मसल स्ट्रेंथ जो बनता है ना, ये उस समय बनता है जब नोटिफिकेशन नहीं होता। दुनिया जागती है नोटिफिकेशन के बाद, उसके बाद केवल पैनिक और हड़बड़ाहट होता है। पढ़ाई अभी हो, है ना? हाँ, पढ़ाई अभी होगा जब आप क्लास में बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो ना। इस टाइम पे अगर आप प्रिपेयर कर लिए तो आपको किसी और डेट में कभी झांकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, सॉइल मैकेनिक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, डबल ई सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, और RCC, ये तीनों सिविल के सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं। इन तीनों का थ्योरी मेरे में कम से कम 5000 पॉइंट लिखा है, मैं एक दिन में खत्म कर सकता हूँ आज की डेट में। इन तीनों सब्जेक्ट का थ्योरी मैं एक दिन में, सुबह से लेके, सुबह अगर मैं 7 बजे बैठता हूँ तो शाम के रात को सोने के पहले तक मेरा तीनों सब्जेक्ट का थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। और हो सके तो शायद मैं गुप्ता का एक आध MCQ कवर भी कर देता हूँ मैं। स्पीड इसने क्लास बंद किया, उससे लेकर के आज तक जितने बार टेस्ट जब भी हुआ उसने टेस्ट दिया, सवाल मैं इससे हमेशा एक पूछता था कितना घंटा पढ़ रहा है जी सर। और कभी भी 6 घंटा 7 घंटा के नीचे मेरे हिसाब से पढ़ाई नहीं किया होने की, है ना? आप कितने घंटा पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, आप 1 घंटे में कितना मैक्सिमम आउटपुट निकालते हो। 1 घंटे में ऐसा नहीं है एफिशिएंसी कितना निकल पाते हो। 1 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटा पढ़ाई करते हो तो आप मैक्सिमम 45 to 50 मिनट निकाल पाते हो। 10 मिनट का दिमाग कहीं और चल देता है, या पानी पीने उठ गए, या वॉशरूम चले गए, ऐसा करते करते 10 से 15 मिनट बर्बाद होता ही है। तो उस 6 घंटे में आप इफेक्टिवली 6 घंटा नहीं पढ़ पाते, 4 से 4.5 घंटा ही पढ़ पाते हो। या अगर आपको 6 घंटा कवर करना है तो आपको 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता यार। 6 घंटा बैठना बहुत बड़ा बात है। उसके बाद
एक और अच्छा ट्रिक बताता हूँ जो मैं खेलता था हमेशा कभी भी देखना, आपको कहीं भी जाना है, जैसे कोचिंग जाना है, 7 बजे अगर कोचिंग लगता है आपका, आप 6 साढ़े 6 बजे तैयार हो गए हो, 6:30 से 6:45 के बीच आपके पास 15 मिनट टाइम है। अगर आप अच्छे खासे पढ़ने वाले हो, थ्योरीज आपका कंप्लीट है, तो एक हमेशा काम करना, 15 मिनट का टाइम गैप लेना, घड़ी देखना, हमेशा वॉच पहनना, घड़ी देखना, 15 मिनट का टाइम देखना। अगर 6:30 से 6:45 तक गुप्ता पकड़ना, हमेशा यही काम करना। कोई भी एक पर्टिकुलर बुक पकड़ना, मैं हमेशा गुप्ता पकड़ता था, 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक आप उस 15 मिनट में पढ़ने का कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल मिलता है इस चीज़ से। 50 क्वेश्चन में, और हमेशा एक काम करना, गुप्ता मैं कम से कम 20 से 25 बार लगाया हूँ, एसएससी जी का 25 बार लगाया, और नोट तो कम से कम मैं 4.5-5 साल में 50 बार पढ़ा हूँ मैं, इससे कम नहीं पढ़ा हूँ मैं। रिपीटेशन में आएगा ना चीज़, तो चीज़ें बहुत बार आप लोग के लिए आसान होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके बाद कभी। चीज़ों को अलग अलग तरीके से रिपीट करना, यही सक्सेस का तरीका है। आप में से और किसी को कोई सवाल पूछना है या मैं पूछूं सवाल? हाँ पूछिए आराम से पूछो। नहीं, वो तो नोट्स पढ़ने से ही होगा, आप बिना पढ़े कैसे बना सकते हो क्वेश्चन को? मल्टीपल टाइम रिपीटेशन में आएगा, मल्टीपल टाइम रिपीटेशन में कॉल करता था, मेरे से 60-65% क्वेश्चन ही बन पाता था। तो उसके बाद का जो 30 से 35% क्वेश्चन जो बच रहा है ना, उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, उसको पढ़ना पड़ता है। कि अगर उसमें 4 ऑप्शन आपको नहीं पता है, तो पीछे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन है तो क्यों है, और ये ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मेड इजी के ऐसे ही बनते हैं, एक पॉइंट में खेलता है, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में खेलता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का तैयारी आप ऐसा ही कर पाते हो। जितना ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तैयारी करोगे, उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा अपना क्वेश्चन में कमांड बढ़ता जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, WRD में मान लो चूक गया सिलेक्शन, उसके बाद से तैयारी चालू करने के लिए कैसे की है? मतलब एक रीस्टार्ट करने का, इसमें बहुत लोग जो हैं 10-5 नंबर से रुके हैं जी सर, तो इनको क्या करना चाहिए? तैयारी छोड़ के भागना सबसे आसान काम है? नहीं, या तैयारी को कंटिन्यू कैसे करना चाहिए? तैयारी छोड़ के तो नहीं भागना चाहिए यार। अगर आपको लग रहा है ना कि आप सिलेक्शन जोन में हो, या फिर थोड़ा बहुत मेहनत से पहुंच सकते हो, 60 नंबर 55 नंबर 65 नंबर ना 55 नंबर, ये सिलेक्शन रेंज का नंबर नहीं है आज की डेट में, क्योंकि कट ऑफ बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो 60, 65 नंबर, 55 नंबर ये मोस्ट कॉमन नंबर हो जाएगा आज की डेट में। आपको मेहनत क्या करनी है? 60 से 70, 70 से 80 का मेहनत करना है। 60 नंबर तो आप ला ही रहे हो, क्या पता आप कांस्टेंट 60 नंबर पे रुके हुए हैं, तो आपको 60 से 70, 70 से 80 का मेहनत करना है। हमेशा मेरे यहाँ पापा यही बोले, तू सिलेक्शन रेंज में है, तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगा, तू सिर्फ पढ़ते जा। तेरे को कितना पैसा चाहिए, तेरे को कितना टाइम चाहिए, इस सब चीज़ तो बिंदास रहा है, वो सब चीज़ के बारे में तेरे को सोचने की जरूरत नहीं। आपके घर में भी बहुत लोगों में प्रॉब्लम होता है, नहीं होता वाला बात नहीं है। खास करके गर्ल्स हैं, शादी का प्रॉब्लम रहता है, किसी और चीज़ का प्रॉब्लम रहता है, एज का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लड़कियाँ हैं अपने क्लास की जो लोग अच्छा खासा 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद भी एग्जाम निकाले हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, पढ़ना। ये WRD में 400 पोस्ट में मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस था मैं कि मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। तो उसका फल मेरे को ये मिला कि वो ड्रास्टिकली चेंज किया WRD का पैटर्न। 50 नंबर के नॉन टेक में ऐसा चेंज किया है कि लोग खत्म हो गए वहाँ पे। तो उसमें मैं भी था, मेरा अटेम्प्ट कम हो गया था, 114 क्वेश्चन बनाए थे मैं, मेरा 95 नंबर था। तो एक्यूरेसी मेरा मेंटेन था। 15-16 क्वेश्चन गलत होता ही है, आप चाहो तो ना चाहो तो इतना क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। फोकस क्या चीज़ में रखना है? जो मार्जिनल 50-60 क्वेश्चन है मिनिमम, जो मोस्ट कॉमन थिंग है, आपका तैयारी वो करवाता है। 50-60% की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन जैसा भी आप लोग हिसाब लगा लेना। 50, 60, 65, 70 क्वेश्चन जो है आपके हमेशा दिखे दिखाए क्वेश्चन आएंगे। कभी ऐसा नहीं आएगा कि सारे के सारे 100 के 100 में 70-80 क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, कभी नहीं दिखता वैसा। तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो आपके थ्योरीज में है, आपके नोट्स में है, या फिर बुक्स में है, PYQs में है, यही क्वेश्चन दिखेगा आपको। सिलेक्शन सिर्फ यही करवाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी को सर बार बार बोलते थे मेरे को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता। जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जो क्वेश्चन इजीली जिसको आप इजीली टेक कर सकते हो ना, जहाँ पे मतलब एग्जामिनर आपको ना नंबर देगा कि आप यहाँ से नंबर चुनो, यहाँ से चुराओ आप नंबर, क्वेश्चन देगा वो। अगर आप उसमें गलती करते हो ना, उस चीज़ को ठीक करने का ज़रूरत है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन
बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो फिर क्या ही करेंगे यार उसके बाद यार, नहीं पढ़े रहोगे तो सवाल है ना, उसको बना के सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन ऑर्डिनरी सवाल रहता है उसको अगर आप मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमेशा दिख रहा है, आप बाहर होना फिर तय हो जाता है। सीजीपीएससी का क्वेश्चन देखो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन देख लो, 50 से 60 क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे, और मोस्ट कॉमन लोगों से बनता है। मेरा ये दोस्त फोन करता है, भाई मेरा 50 नंबर आ रहा है, बिना पढ़े तो 50 नंबर नहीं आ पाता। तो मैं उसको बोला, भाई 50 नंबर सब ला रहे हैं, जो तैयारी है वो 50 से 70 के बीच का है, 70 से 80 के बीच का है, तब सिलेक्शन जोन में आता है। फेल होने के लिए तो एक 0.1 नंबर भी फेल हो जाता है यार, और आप तो मान लो 50 नंबर पे हो तो भी वो बहुत कम नंबर है। तैयारी 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 में होता तैयारी, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। हमेशा मेरे पापा बोलते थे, तू हमेशा कंसेप्ट बिल्डिंग कर, कोई और काम मत कर, पढ़ाई कर, दिन भर घर में बैठ के। आप घर में बैठ सकते हो, रूम में बैठ सकते हो तो रूम में बैठ के पढ़ो, लाइब्रेरी जा सकते हो तो लाइब्रेरी जाकर पढ़ो। मैं आज तक लाइब्रेरी नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे को ना मतलब बाइंडेशन में पढ़ाई नहीं होता मेरे से। मैं बिंदास, मैं खड़े खड़े पढ़ूंगा, मैं बैठ के पढ़ूंगा, मैं कुछ और करते करते पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ाई किया मैं। हमेशा सिर्फ और सिर्फ रूम में बैठ के पढ़ाई किया। सुबह अगर आप पढ़ने का टाइम टेबल नहीं होता, आपका नियत होना चाहिए पढ़ने का, आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो तो PYQs का वीडियो देख सकते हो, या MCQs आजकल आ चुके हैं, क्विज आ चुका है टेलीग्राम में, वो सब चीज़ भी कर सकते हो। आपको टाइम चुराना है, इफेक्टिवली 6 घंटा आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 घंटे का जो अगर वो टाइम फ्रेम निकाल लेते हो ना, तो फिर आप कर लोगे यार। ऐसा है। मतलब तैयारी की प्रोसेस से अगर आप 24 घंटे में जब एक्टिव हो तो आपको अपने आप को तैयारी से जुड़ा हुआ महसूस करने के क्या तरीके हो सकते हैं, वो बात गिनीज आपको बता रहा है कि वो हर पॉसिबल वे को तलाशो जहाँ से आप तैयारी से जुड़े हुए रह सकते हो। सपोज आप कहीं लाइन में खड़े हो और वहाँ पे आपको पता आपको 1 घंटा इंतजार करना है, कोई हॉस्पिटल में आपको रिपोर्ट लेने जाना है, तो भी तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्टेड महसूस कर सकते हो। तरीका होता है वो चीज़ का। हमेशा आपके दिमाग में सिविल इंजीनियरिंग चलना चाहिए। मैं बड़बड़ाते रहता था अकेले बैठ के, इसका ये होगा, इसका ये होगा। मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि तू कैसे पागल हो गया, क्या भी खुद से बात करता है क्या करके। उनका बोलना, किसी का बोलना, ये सब डिपेंड नहीं करता। जिस दिन आप सिलेक्शन लेके जाते हो ना, तो आप राजा हो अपने जगह के। आपके मम्मी पापा, सर मैडम इतना सपोर्ट करेंगे, और उस दिन उनसे ज़्यादा खुश आप नहीं रहोगे। हमेशा उनकी खुशी के लिए काम करना और ईमानदारी से मेहनत करना। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात करता हूँ, रिलेशनशिप्स। टाइम पास रिलेशनशिप मत रखना, ऐसा रिलेशनशिप रखना जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, हमेशा पुश करे, हमेशा आपको इंस्पायर करे। हर चीज़ में ना मल्टीपल वेज ढूंढना पढ़ाई करने के लिए। या मतलब एक्सक्यूज़ तो बहुत मिल जाएगा यार पढ़ाई ना करने का। पढ़ाई करने का ना एक ही रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है? मम्मी पापा, सर मैडम और अपना खुद का फ्यूचर। आपका फ्यूचर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? हमेशा इस बात को याद रखना। आपका नोट्स नीट एंड क्लियर रहना चाहिए, लेकिन आपका जो PYQ बुक है वो मल्टीपल 3-4 पेन से काम करना। बहुत सारे हर बुक में देखना कि 50 to 60% वही क्वेश्चन दिखेंगे जो आपके थ्योरीज में है। 70% भी हो सकता है। थ्योरीज में जो क्वेश्चन है, बिना थ्योरी पढ़े आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। थ्योरीज में जितना है ना, वही आपको MCQs में मिलेगा क्वेश्चन के फॉर्म में। तो उस क्वेश्चन को हाईलाइट मत करना। हाईलाइट क्या क्वेश्चन को करना? जो क्वेश्चन आपको नया लगे। रेड पेन से स्टार मार्क कर देना, या मैं तो पूरा डब्बा डाल देता था। मेरा हल्दी घाटी का युद्ध होता है मेरे नोट्स में, पूरा लाल हो चुका है मेरा। हर सेट का हर एक ऐसा बुक है, मेडिजी हो गया, SSC JEE हो गया, सारे बुक का मेरे पास 2-2 सेट है। एक पुराना वाला 2019 वाला भी है और 2024-25 वाला भी है। बुक्स आपके बच्चों के लिए नहीं है, आपके लिए है। जितना ज़्यादा गोद सकते हो उसमें मेहनत करना है। मेहनत दिखना चाहिए, आपका मेहनत हमेशा दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे मेहनत दिखेगा ना, तो आपका एग्जाम में आप कभी दिक्कत नहीं होगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। टेस्ट में जब सवाल को अपन गलत करते हैं, उसको वो कितना बड़ा कैपिटल है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो सवाल यहाँ गलती हो वो चीज़ एग्जाम में गलत ना करे बच्चे। एक काम करना, जब भी आप टेस्ट सीरीज चालू करते हो ना, तो एक ना कॉपी बना के रखना। टेस्ट में भी आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो नए रहते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रहते, है ना। तो एक पर्टिकुलर एक ऐसा कॉपी बनाना जिसमें आप सिर्फ टेस्ट के बारे में लिख सको, और दूसरा एक अच्छा खासा मोटा कॉपी बनाना जिसमें आप पूरा शॉर्ट नोट बना के रख सकते हो। एक बात याद रखना, शॉर्ट नोट से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होगा आपका मेन नोट से, शॉर्ट नोट से। लेकिन शॉर्ट नोट्स मोस्ट कॉमन थिंग 50 से 60 क्वेश्चन की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट से आएगा। चार्ट आता है बहुत सारा, वो आप रख सकते हो। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स रखो ना, इधर उधर ना, कि कोई और बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपका नोट्स ही। मैं आज तक कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ पाया, सिर्फ और सिर्फ मेरा नोट्स काम किया है मेरे सिलेक्शन के पीछे, और कुछ नहीं है इसके पीछे। मतलब यहाँ पर यह है कि 10 सोर्स की बजाय एक सोर्स 10 बार पढ़ो। हाँ। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उस सोर्स को आप अच्छे तरीके से एक बार बनाएं, उसके लिए क्लास जो है उसमें पढ़ा रहे हैं जो, उसको देखो।
ठीक। और उसके बाद मल्टीपल सोर्स जहाँ से भी आपको सवाल मिलता है, मैडम का वॉल्यूम 1, 2, 3 है, अदर कोई किताब है, किताब में सवालों का कलेक्शन, सवाल आप कहीं से भी लगाओ मैटर नहीं करता है। आपको अपनी पढ़ाई को पहले पुख्ता बेस बनाना है। जो बेस बना, पहली बात तो बेस बड़ा ईमानदारी से बनाना पड़ेगा। उस बेस को बार बार आपको रिवाइज करना है। रिवीजन जो है ना, जैसे वो बता रही है 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न का कारण सिर्फ एक है, रिवीजन की कमी। अगर जो बच्चा 2 बार पढ़ा और एक बच्चा उसको 10 बार पढ़ा, 10 बार वाला क्लियर रहेगा कि इसमें फंस कहाँ रहा हूँ मैं। हो सकता है गलती वो करे, लेकिन एक बार करेगा तो दूसरे बार वो गलती नहीं होगी। और गलती करके ही आप आने वाली गलती से बचोगे। हाँ, गलती नहीं करोगे ऐसा कोई नहीं है, इंसान नहीं है दुनिया में। टेस्ट में जितना ज़्यादा गलती करोगे, एग्जाम में उतना गलती कम होगा। ये बात याद रखना हमेशा। टाइम मैनेजमेंट का तरीका समझ में आता है आपको कि पेपर कैसे हैंडल करूँगा। ये बार बार जब रिपीट करते जाओगे ना चीज़ों को, तो एक बात याद रखना, जब भी आप टेस्ट दोगे आपका टाइम अपने आप घटता जाएगा। पहले 2 घंटा लगेगा, फिर 2 घंटे में 15 मिनट कम लगेगा, फिर आधा 1.5 घंटे बना लोगे, फिर थोड़ा और कम टाइम होते जाएगा। इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चन को देखो और उसका आंसर को टिक मारो। जब भी आप गुप्ता हो गया, आपका बुक नहीं है वो। जब फाइनल टाइम में होते हो आप, 1 महीना पहले जब प्रिपेयर करते रहते हो एग्जाम के 1 महीना पहले, तो आपको हर बार बुक को सॉल्व नहीं करना है। हमेशा टिक मारना, आंसर को टिक मारना या गोला मार देना। जो एकदम नया टाइप का दिखे उसको गोला मार देना। और जो क्वेश्चन आप बना सकते हो आंख बंद करके, नींद में भी बना सकते हो, उसको नीट एंड क्लीन छोड़ देना। हर बार ये करना। मैं गुप्ता का कोई भी सब्जेक्ट है वो 2 घंटे में खत्म कर सकता था मैं, चाहे वो बड़ा सा सब्जेक्ट 500, 550, 600 क्वेश्चन वाला हो, चाहे छोटा वाला सब्जेक्ट हो। इतना बार रिपीट करो कि वो गलती कभी मत हो। लिख के पढ़ो, इधर समझ में ना आए, लेकिन इसको याद रहना चाहिए, हाथ को याद रहना चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है यार, बिना टेस्ट के कुछ नहीं हो सकता। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ आपको टेस्ट से समझ में आता है। इसमें कोई है क्या जो मार्जिनल 5-10 नंबर से चूक रहा है तीनों पेपर में? एक आध कोई बच्चा है जो अपनी कैटेगरी में 5 नंबर से, 2 नंबर से, ऐसा कोई नहीं है। तो सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ। क्या नया क्या पुराना वाला बात नहीं, मतलब स्क्रैच बोलते हैं ना कि एक कोरे पन्ने में लिखना हमेशा बहुत सही होता है। तो अगर आपका सवाल नहीं तो फिर सेशन को एंड करेंगे। हाँ सर, वो जो सब्जेक्ट वाइज आपका मतलब फेवरेट होता होगा, जैसे कि स्ट्रक्चरल? नहीं, कुछ नहीं है वैसा फेवरेट, कुछ नहीं होता। जो आपको नंबर देगा वो आपका फेवरेट होना चाहिए। जिसका वेटेज ज़्यादा है वो आपका फेवरेट होना चाहिए, सिंपल सा बात है। सर, जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स हैं और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो होता है एक्चुअल में ये है मेरे सामने कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो जो स्ट्रक्चर के अदर देन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं बना लिया हूँ, ऐसे बहुत बार बना लिया हूँ, तो थोड़ा सा एक है माइंड में कि ये मेरे को आता है। अभी स्ट्रक्चरल में से नहीं पूछा, तो उसको किस टाइप से अप्रोच करना चाहिए? मीन्स कि अगर मेरे पास टाइम है कि हमने को प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, तो माइंड जाता है कि बीएमसी बना, फिर जाके अरे नहीं, 2-3 दिन बीएमसी चल रहा है, अच्छा मजा। आपका सिलेक्शन ना सारे सब्जेक्ट को, मैं समझिए उस चीज़ को, होता दिक्कत होता है। आपका सिलेक्शन सबको मिला के होगा, जो आपका सिलेबस आ रहा है ऊपर से या डिपार्टमेंट से, व्यापम से, उसको मिला के होगा। आप ये बोलोगे इसके जगह ये पढ़ लेता हूँ, तो कम से कम 2 बार तो पढ़ो उस चीज़ को। अगर उसको 5 बार पढ़ रहे हो तो कम से कम इसको 2 बार तो पढ़ो। पढ़ना ज़रूरी है यार, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर हो गया, स्टील हो गया, आरसीसी हो गया। आरसीसी में बहुत सारा चीज़ें मतलब डायरेक्ट कोडल है, सिर्फ रटने का है। लेकिन जहाँ मॉस पढ़ोगे आप, मॉस के बाद आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस आता है। इसमें दिक्कत मेरे को भी है, ये सब मेरे को भी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, लेकिन इतना आता है मेरे को कि मैं उस चीज़ को एग्जाम हॉल में कैसा टैकल करना चाहिए, इतना भी आपको मास्टर ही नहीं करता है यहाँ पे। आपको इतना आना चाहिए कि एग्जाम में आपको नंबर मिल सके, उस क्वेश्चन को आप सही कर सको। इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, एक टेक्निक जो मैं बच्चों को यूज़ करने बोलता हूँ कि क्वेश्चन बुकलेट को केवल नेविगेट भी करते हैं तो नहीं समझ में आते हुए भी 10 में 4 सवाल उसके दिमाग में चिपक जाता है। हाँ, वो चीज़ बहुत काम करती है जब आप रिपीटेड सवालों को बनाते हैं, चाहे वो अपने कॉपी में रिवाइज करें, चाहे आप खास करके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, तो उसमें आउटकम मत सोचो कि मैं कितना हासिल किया। उसमें ये देखो कि जब मैं बनाते चले जाऊंगा तो एक ना एक दिन मेरा, आज अगर 3 बन रहा है कल 4 बनेगा, परसों 5 बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। जैसे ब्रिक बाय ब्रिक दीवार जुड़ता है ना, वैसे ब्रिक बाय ब्रिक तैयारी भी होती है। तैयारी पूरा स्ट्रक्चर एक साथ कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, वो बात जो बोला वो सही है। कहीं आप पूरे सिविल इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट को अगर आप फेवरेट बनाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी बन जाएगी आगे जा करके। हमको सब में परफॉर्म करना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है, मास्टर ऑफ वन तो बिल्कुल नहीं बनना है।
इतना सबको जानना है कि 10 में 7-8 सवाल परीक्षा में हाँ बनना सही चाहिए, करके आना, सही करके ठीक? आना चाहिए। और इतना भी नहीं जानना कि एक में हमने पूरा 10 में 10 सही कर दिया और दूसरे में एकदम ऐसा है कि 10 में से 2 सवाल बन रहा है। तो उसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है तैयारी। तो धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस से होगा, रिपीटेड रिवीजन से होगा, टेस्ट देने से होगा। तैयारी कोई एक चीज़ ही नहीं है, तैयारी एक बोलते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच है, संपूर्णता से होती है तैयारी, ठीक? जितना डाउट आ रहा है ना आप लोग का, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, रिपीटेशन। चाहे नोट्स को रिपीट करो, चाहे आप बुक को क्वेश्चन को रिपीट करो, जब तक आप बार बार रिपीटेशन नहीं करोगे आपसे कन्फ्यूजन होगा। कम पढ़ने से ही कन्फ्यूजन होता है, बार बार जब आप रिपीट करते हो ना उस चीज़ को। मैं तो बता रहा हूँ, मैं नोट्स को कम से कम 50 बार पढ़ा हूँ, हर एक नोट्स को मेरा 50 बार पढ़ा हूँ, और मैं आज तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। क्यों? शॉर्ट नोट से तैयारी नहीं होता। शॉर्ट नोट से आप मिनिमम रिवाइज कर सकते एक बाउंड्री तक पहुंच पाते हैं जहां पे आप सम्मानजनक नंबर तक पहुंच जाते हो। सिलेक्शन नहीं दिया जाता शॉर्ट नोट। हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा कंटेंट आप अपने नोट्स में रखोगे और उसको जितना बार रिपीटेशन करोगे, हमेशा याद रखना सिर्फ पढ़ना है नोट्स को। जो नया क्वेश्चन मिला आपको नोट्स में अपडेट रहना चाहिए। 2 पेज 4 पेज आपको छोड़ने के लिए बोला था ना, वो उसी चीज़ के लिए। हर एक रिलेटेड टू टॉपिक अगर आपको उस चीज़ से नया मिलता है तो आपको उसी जगह पे लिखना है, किसी और जगह पे नहीं। जितना बार आप उस चीज़ को पढ़ते जाओगे उतना बार आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा कि इसका आंसर सिर्फ सी होगा, दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हाँ, ये भी अच्छा चीज़, ये अच्छा टॉपिक मैं भूल गया था। मोटिवेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता। आपको सर 5 मिनट के लिए मोटिवेशन दे देंगे, चेरी ऑन टॉप वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मोटिवेशन खुद से आता है, किसी और से नहीं आता। मम्मी पापा से बात करो तो भी आधे घंटे 1 घंटे रहेगा, ठीक है मम्मी पापा बोल रहे हैं, उसके बाद उन लोग क्या कर रहे हैं उनको पता थोड़ा ना यार, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सेल्फ मोटिवेशन ही सक्सेस देता है और दूसरा चीज़ नहीं देता। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना खुद से। मैं कर सकता हूँ, मेरे को करना पड़ेगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था गवर्नमेंट जॉब के अलावा, मैं नहीं कर सकता ठेकेदारी या कुछ और नहीं कर सकता था। इसीलिए कंसिस्टेंसी से मैं 4.5 साल 5 साल तैयारी किया हूँ इस चीज़ का। सेल्फ मोटिवेट होने का सबसे अच्छा तरीका है, जो सिलेबस आपके साथ है ना, उसमें जूझ जाओ, उससे भागोगे और उससे और कोई ऑप्शन नहीं। भागोगे, उससे डरोगे, उसको कठिन समझोगे। कठिन तो सबके लिए है, किसी एक के लिए आसान नहीं है, किसी एक के लिए कठिन नहीं है। परिस्थिति सबके लिए एक जैसी है। सेल्फ मोटिवेट होने का सबसे अच्छा तरीका है जूझो रोज। जो सब्जेक्ट कठिन लगता है उससे लड़ जाओ, भिड़ जाओ, आपको आसान लगना क्या हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। किसी और से डाउट मत पूछो। आप जिस क्वेश्चन को बैठ के पढ़ रहे हो ना, इसका आंसर ये आ रहा है, जैसा बोल रहे हो आप कि इसका आंसर ये आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये तैयारी है आपका कंसेप्ट बिल्डिंग का। ये तो आएगा, ये तो पता है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, जैसा कि अभी मैम बोली है कि ये मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये क्यों नहीं हो सकता। बहुत बार थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगाना पड़ता है क्वेश्चन को बनाने में। आपको टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अभी जो जैसा पेपर आ रहा है, टाइम किसी के लिए कंप्लीट नहीं पड़ा। पीडब्ल्यूडी में मैं भी हड़बड़ा आ गया था, 90-80 बना पाया, 2 क्वेश्चन को मैं देख भी नहीं पाया। बहुत बार देखना, ऑप्शन में जब खेलोगे ना तो इन्विजिलेटर आपके साथ, एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। क्या खेलता है, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और ABCCDE ऐसा करके ऑप्शन देता है। तो आपको 3 ऑप्शन पता है कि नहीं पता, इससे मतलब नहीं है। आपको वो एक ऑप्शन पता होना चाहिए कि ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर C ऑप्शन नहीं है तो C जिस 3 ऑप्शन में C रहेगा वो तीनों का तीनों ऑलरेडी डिस्कार्डेड है, आंसर सिर्फ बचता है B। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हर बार ये ध्यान रखना कि कहाँ से मैं अपना टाइम बचा सकूँ, कहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकूँ। क्योंकि आप खुद बैठ के अगर लेबोरियस मेहनत किए रहोगे ना तो आपको वो चीज़ फील होगा कि हाँ मेरे में इंप्रूवमेंट हो रहा है। किसी और से डाउट मत पूछना कभी। अच्छा, आजकल से मिलता है ना, तो क्या है, एग्जामिनर को पता है वो फंसाएगा कैसे आप। हाँ, तो आपको पेपर को नेविगेट करना बहुत ज़रूरी है। पता चला आप 2 एकदम कठिन सवाल के पीछे लग गए, 10 मिनट बर्बाद कर दिया और 3 सवाल इजी वाला छूट गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन, कि आपको मूव करना पड़ेगा पूरे पेपर में, और आप तो बहुत ज़रूरी हो गया। स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। लाइन से कभी नहीं बनाना पेपर को। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को मेरे को स्टार्टिंग के 1 घंटे में लड़ना है। अगर स्टार्टिंग के 1 घंटे में 100 क्वेश्चन में आप 50-60 क्वेश्चन कंप्लीट कर डालते हो तो आप बहुत आगे हो। अगले 1 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में आपको पूरा 40 क्वेश्चन नहीं बनाना है, बनेगा भी नहीं। 20 से 25 क्वेश्चन उस 1 घंटे में खींचना पड़ता है। PhD के पेपर में मैं 1 घंटे में 1 से 1 घंटे के बाद मैं एक साथ मार्किंग करता था। अलग अलग ये बनाया, ये मार्क किया, ये बनाया, ये मार्क किया, ऐसा मैं कभी नहीं किया, कभी नहीं कर पाया। एक बार गलती हुआ मेरा यही टेस्ट में बैठे बैठे कि 23 का 22 में डल गया, या आगे पीछे ऊपर नीचे बबल भरने में ना दिक्कत हुआ। लेकिन अपना जो तासीर है, आपको जो फील होता है कि मेरे को एक एक करके मतलब सिंगल बाय सिंगल करना है मेरे को बबल, कि लाइन से भरना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन स्टार्टिंग के 1 घंटे में जो पेपर बन गया, तरीके से छांटना आना चाहिए उस क्वेश्चन को। किस क्वेश्चन को छांटना आना चाहिए जो आपको नंबर देगा, डायरेक्टली नंबर देगा। 1 नंबर देगा। 1 लाइनर तो यार कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो होता ही होता है। आप फंसते कहाँ पे हो, जहाँ पे लेंथियर क्वेश्चन दिखता है या मल्टीपल टाइप
मल्टीपल ऑप्शन रहता है, जिसमें अब पेपर ऐसा आ रहा है कि पहले ऑप्शन देगा, उसके बाद फिर से ऑप्शन दे रहा है, तो वो सब क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। पहले क्या चीज़ को अटेम्प्ट करना है, वन लाइनर क्वेश्चन को हमेशा यही फोकस करना, वो 50 से 60% जो कॉमन चीज़ है वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग एकदम से करके बहुत हासिल नहीं होता, जो एक मसल स्ट्रेंथ गेन किए है ना, उसके आधार पर फट जो बनता है पहले उसको बनाते हुए आगे बढ़ना है। एग्जामिनर का काम है वो फंसाएगा आपको, आपका काम है पेपर नेविगेट करना है। लेंदी क्वेश्चन में हमेशा एक पॉइंट ऐसा एग्जामिनर छोड़ेगा कि जिसको उसी ऑप्शन को अगर पकड़ते हो आप तो बाकी सारे ऑप्शन बन जाते हैं, या तो वो एलिमिनेट कर देगा सारे ऑप्शन को, उस चीज़ को पकड़ना आपको है। हर एक क्वेश्चन में एक की पॉइंट होता है, सिर्फ वो की पॉइंट को लेके चलोगे तो क्वेश्चन बन जाता है। इतना ठीक है, तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये सेशन मैं ओवर कर रहा हूँ।